Assalamu alaikum my dear students of class 10. This is your physics class and I am your instructor. हमने क्या किया है, we are at in unit number 11 and we are still done till the noise pollution. Noise pollution के मतलब चंद एक फैक्ट से I will recall them. एक तो देयर वाज समथिंग जो आपको बताता है कि नॉइस जो एटमॉस्फेयर में है वो होता क्या है, दैट इज़ द अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स फॉर ओवर एयर दैट वी कॉल एज द नॉइस. अब इस नॉइस के मतलब आपने मुख्य इफेक्ट पढ़े थे कि ह्यूमन के ऊपर उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, व्हाट आर द बेसिक सोर्सेज, और सोर्सेज के अलावा आपने ये भी सीखा कि जो नॉइस है उसका बियरेबल लेवल एटमॉस्फेयर में कितना है और हम कितना सफ़र कर रहे हैं उसमें. ठीक है, ये जितना दिया हुआ है 85 to 90 डेसिबल्स, इससे बहुत ज़्यादा हमारी एटमॉस्फेयर में होता है. ख़ास तौर पे जो एरियाज़ हैं आप समझ लें कि जो जिनमें ट्रैफिक रेगुलेंस ज़्यादा होती है वहाँ पर तो शोर इससे कहीं ज़्यादा होता है. ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी जो ये हैवी मशीनरी है उसके बायस चलने की जो साउंड होती है वो भी इस लेवल से एक्सीड कर गई है. या हम अपनी सराउंडिंग के मतलब तो ये मैं शॉर्टली से कह सकती हूँ कि जो नॉइस लेवल है वो इस लेवल को एक्सीड कर गया हुआ. ये चंद बातें थी जो मैंने कल आपके साथ शेयर नहीं की थी. आई रादर रिकॉल दम लेटर. अब आ जाएं जी, ये जो साइड बॉक्स है इसमें आपको बताया हुआ, डू यू रिमेंबर वेव्स के 3 फिनोमिना जो हैं वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है. एक तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसे आपने इको पढ़ा था पिछला, इसमें साउंड में एक्चुअली इको इज़ अ रिफ्लेक्शन. ठीक है, दूसरा ये देखें व्हाट इज़ दिस वन इज़ रिफ्रैक्शन, यानी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है डिपेंडिंग ऑन कि जो बाउंड्री है वो कैसी है. आइदर दैट इज़ अ साउंड एब्जॉर्बेंट, अगर तो ये बाउंड्री साउंड एब्जॉर्बेंट है तो साउंड जो है वो दूसरी तरफ नहीं जाती. लेकिन अगर ये साउंड एब्जॉर्बेंट नहीं है बल्कि वो परमिएबल है टुवर्ड्स साउंड वेव्स, तो तब जो है वो साउंड दूसरे में जा रही है. आप देख रहे हैं इसका पाथ भी चेंज हो रहा है. ठीक है, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में, वेव्स के रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में, जैसे आपने वाटर वेव्स का लास्ट यूनिट में पढ़ा था ऐसे ही हो रहा था. ये क्या फिनोमिना है, दैट इज़ डिफ्रैक्शन. ठीक है, एक स्मॉल होल से जो साउंड है उसका सिग्नल जो है वो डिस्पर्स्ड सिग्नल, ये देखें ये स्मॉल एरो ज़्यादा इस वजह से हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली शोइंग द डिस्पर्जन. जो एक सिग्नल का साउंड सिग्नल है वो उसको डिस्पर्स कर रहा है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द डिफ्रैक्शन. इन तीनों के अलावा देयर इज़ अनदर फिनोमिना विच इज़ अटैच टू द साउंड, जो इसको मैकेनिकल भी प्रूव करता है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब भी होती है जो साउंड का जितना जा रहा है उतनी ही साउंड हमें रिटर्न नहीं हो रही, क्योंकि कुछ जो है वो सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है. आप समझ लें साउंड इटसेल्फ, आपने वेव्स पढ़ी है ना, और आपको ये भी पता है कि मैकेनिकल वेव्स मैंने आपसे डिस्कस किया है बड़ी दफ़ा. पता नहीं ये बात आप रिगार्ड में कितनी देर तक रख चुके हैं कि मैकेनिकल वेव्स की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है दे आर द एक्टिव सोर्स ऑफ द एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं. कुछ लोग तो कहते हैं कि साउंड इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी, दैट इज़ आप समझ लें एनोलॉजी है. वाकई ऐसे होता है कि साउंड जो है वेव्स को कैरी भी करती है. साउंड इज़ अ एनर्जी इटसेल्फ. ठीक है, सिर्फ एनर्जी कैरियर नहीं है बल्कि इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी एज वेल. अब आप देखें कि उसमें भी एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना आ रहा है. जितनी फॉल कर रही है इस सरफेस के ऊपर उतनी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही. अब एब्जॉर्प्शन जो है ना, बेसिकली आप कह लें कि एनर्जी जो है ना वो इसमें एब्जॉर्ब हो रही होती है. साउंड की अपनी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है. ठीक है, इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन कैरी करती है. इस एब्जॉर्प्शन का मैंने इसलिए इतना ज़्यादा आपको रिकॉल दिया है क्योंकि जो आप अगला टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ द एकॉस्टिक्स, दैट इज़ अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. अच्छा जी, सबसे पहले तो ये समझे कि ये टर्म जो आपको नज़र आ रही है एकॉस्टिक्स, ये है क्या, एकॉस्टिक्स क्या होती है. इसको समझने के लिए आप अपने जहन में ये चीज़ रखें कि हर एक नेचुरल फिनोमिना के, हर एक मैकेनिकल फिनोमिना के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं. ठीक है, जो एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं डिटेल में, दे आर ऑब्जर्विंग सम लॉ, वो किसी लॉ के अंडर हैं या आप समझ लें कि किसी प्रिंसिपल के थ्रू हो रहे हैं. हम उसको बोलते हैं कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. इसी तरह साउंड के मूव करने के भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपने ये पढ़े हैं, ये फिनोमिनल एस्पेक्ट्स हैं इसके. ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करती हैं साउंड को, साउंड के पाथ को, साउंड की वेरिएशन को.
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिस एस्पेक्ट के अंदर हम कवर करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज एकॉस्टिक्स, यानी एवरीथिंग अबाउट द साउंड्स। ठीक है, एकॉस्टिक्स इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज़ क्यूमुलेटिव टू, बिकॉज ऑफ द एकॉस्टिक्स आप समझ लें कि इसके अंदर है क्या है, ये कम्युलेटिव किस चीज़ की है, दे आर कम्युलेटिव ऑफ द डिफरेंट साउंड डिस्पर्जन फिनोमिनास। आवाज़ से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं वो जिस हम स्टडी में कवर करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द एकॉस्टिक्स। ये एकॉस्टिक्स होता है। इस एकॉस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, देखें साउंड किस तरीके से किन सर्फेसिस के अंदर एब्जॉर्ब होगी, किस में से स्लाइड में से गुजर के कितनी ज़्यादा डिस्पर्स होगी, रिफ्लेक्शन के कितने चांसेस हैं उसके रिफ्लेक्ट होने के, और उसके रिफ्रैक्ट होने के कितने चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एकॉस्टिक्स के अंदर ही आती है ना। ठीक है, और इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो रिज़ल्ट्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देने लगी हूँ इसकी, ये जो बड़े बड़े थिएटर हॉल्स होते हैं, कभी आपने देखा इनके जो छत होते हैं वो ग्रूव्ड के होते हैं, यानी एक ऐसे दे आर नॉट बिल्ड अप फ्लैट नहीं होते जैसे हमारी सीलिंग होती है, बल्कि वो उनमें ग्रूव होता है, एक कर्व सा होता है उनके स्ट्रक्चर के अंदर। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हमें साउंड की डिस्पर्जन जो है वो उसी तरह की चाहिए जो कि उसके अंदर होती है, उस ग्रूव के अंदर कवर हो। ठीक है, अब ये बात कि साउंड उस ग्रूव के थ्रू यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होती है, ये बात तो समझ में आ जाती है उन लोगों के जिन्होंने एकॉस्टिक्स पढ़ी हुई है, तो वो इसको इंजीनियरिंग करके अप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक फिनोमेना है। फिर आप देखें कुछ ऐसे ही भी बड़े बड़े हॉल्स जो होते हैं वहाँ पे इकोस की सिचुएशन ज़्यादा हो सकती है, गूंज का इफ़ेक्ट जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। उसको हम कैसे, आपने पढ़ा है कि मिनिमम डिस्टेंस अगर 34 मीटर्स हो तो गूंज पैदा होती है, इससे ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होती है, ऐसे ही है ना। तो अब हम इकोस को रिड्यूस करना चाहते हैं कॉन्फ्रेंसेस हॉल में, तो हम क्या करते हैं कि वॉल्स को एब्जॉर्बेंट बना लेते हैं, यानी वो ऐसी मटेरियल की वॉल्स हम बना लेते हैं विच हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द साउंड एनर्जी। ठीक है, साउंड की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और वो खुद वाइब्रेंट नहीं होती। सही है, वाइब्रेंट नहीं होती, इसका मतलब ये है कि उनमें वाइब्रेशन नहीं होती, तो हम कहते हैं कि दे आर गुड एब्जॉर्बेंट्स। अब ये सिर्फ दीवारें ही एब्जॉर्बेंट नहीं होती, एब्जॉर्बेंट जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स भी होते हैं। ये मटेरियल्स जो आपकी बुक में बड़े अच्छे तरीके से बताए हुए हैं वो कौन से हैं, ये देखें। These are drapers and the porous materials। ये irregular soft materials जो होते हैं या rugs होती हैं, they absorb large amount of the sound energy। एनर्जी का वर्ड इसीलिए एफिलिएट किया हुआ है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले से डिफ़ाइन कर रही हूँ कि एनर्जी, sound is not only the carrier of the energy but rather that is a form of the energy as well। तो ये साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर साउंड्स की क्या चीज़ बड़ा फ़र्क पड़ता होगा, साउंड सिग्नल्स जो हैं वो फीबल हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। तो इसको अगर हाँ जहाँ पे हमने फीबल करना होता है, जहाँ पे इंटेंसिटी कम करनी होती है, वहाँ पे हम जो सराउंडिंग आप समझ लें द ड्रेपर्स एंड द रग्स, इस तरह का मटीरियल जो है वो उसकी सराउंडिंग में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ पे नॉइजी प्लेसेस हो सकती हैं, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल ऑफ द साउंड पोल्यूशन जो है दैट विल रिड्यूस बाय। ठीक है, अच्छा जी, जहाँ पे रिफ्लेक्सिव चाहिए तो वहाँ क्या चाहिए, ये देखें। समटाइम्स व्हेन द साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल, सीलिंग्स एंड द फ्लोर ऑफ अ रूम, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिज आर टू रिफ्लेक्टिव एंड द साउंड बिकम्स ग्रैबल्ड। ग्रैबल्ड का मतलब ये है कि जगह जगह से टकरा रही है तो वो कन्फ्यूज हो जाती है, वो क्लियर नहीं रहती, वो रिजॉल्व नहीं रहती, बल्कि वो डिस्पर्जन की वजह से उस तरह की जो लिसनर है उसको सही तरीके से सुनाई नहीं देती। तो इसको हमने किस तरह से ख़त्म किया हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंगली एकॉस्टिक्स के रूल अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट जो हैं वो एक्वायर कर लेते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। देखें, एक दीवार से टकराई, एक दीवार से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड साउंड थी वो आगे से किसी और वॉल से जाके टकरा रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। इन इकोस की वजह से साउंड जो है वो ग्रेबल्ड हो जाती है। ग्रेबल्ड का दैट इज़ नॉट द प्रिसाइजली द वर्ड, दैट इज़ गॉर्बल्ड। गॉर्बल्ड का मतलब ये है कि कंफ्यूज होना, क्लियर ना होना, रिजॉल्व ना होना। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन दैट आर कॉल्ड एज द, ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड की होती है हम इसको बोलते हैं रिवर्बरेशंस। रिवर्ब कॉमन टर्मिनोलॉजी में, और जहाँ पर रिपीटेड इफेक्ट बताना हो वहाँ पे हम कहते हैं रिवर्बरेशंस। ठीक है, एंड द डिज़ाइन ऑफ द लेक्चर्स हॉल, ऑडिटोरियम्स एंड
और भी बड़ा कुछ है इसके अंदर। थिएटर हॉल्स में हमने कॉस्टिक्स के रूल अप्लाई करके ये सारी चीज़ें एक्वायर की हैं, ठीक है। सीलिंग ऑफ द लेक्चर रूम्स, कॉन्फ्रेंसेज रूम्स एंड द थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड, वो कर्व बनाई जाती हैं, जैसे ग्रूव की थोड़ी देर पहले मैं बात करी थी, थिएटर हॉल्स में ऐसे होता है। सो दैट द साउंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन में रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। हम चाहते हैं साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है तो वो इक्वली डिस्पर्स हो, जिस सारे मुस्तफ़ीद हो जाए, उसे सारे ही सुन लें। समटाइम्स द कर्व्ड साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज, उससे ऊपर बाहर कहते हैं इसको ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली आफ्टर द हॉल, ठीक है, इन द हॉल। अब आपने ये कॉस्टिक्स जिस तरह से मैंने बताया है, एब्जॉर्ब किस तरह होती है, एब्जॉर्बेंट कहाँ पर होती हैं, ठीक है, और इसके बाद रिफ्लेक्सिव सर्फेसेस के मुतालिक बताना है, रिवर्बरेशंस को हाईलाइट करना है, हेडिंग्स ऐड करके आप इसको लर्न करें। गुड लक फॉर योर लर्निंग्स टुडे।